तो आज हम देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो हमें जैसा कि पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 108 वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 लाया गया था। इसमें वुमेन्स को 33% सीट्स में दी जाएगी रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में। तो जो 33% कोटा है इसके अंदर हम एस और एस टीज को भी इंक्लूड करेंगे। जो ये सीट्स होंगी वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में रोटेशन एलोकेशन के तहत घूमती रहेगी। और जो ये सीट्स का एलोकेशन है 15 साल तक रहेगा, जब ये सरकार इसको लागू कर देगी। तो जो बीजेपी के मिनिस्टर्स और एमपीज हैं उनको ये कहा गया है कि तुम वोटर्स को पार्लियामेंट में लेकर आओ और इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो जो हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उन्होंने भी हैदराबाद में मीटिंग करी और उन्होंने भी इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। अब हम देखते हैं कि इस बिल की हिस्ट्री क्या है। तो जो ये बिल है ये पिछले 27 साल से पार्लियामेंट के अंदर है। तो ये कभी लैप्स हो जाता था, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। जैसा कि हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लगी थी सेंट्रल हॉल ऑफ फॉर्मर पार्लियामेंट हाउस में। तो उसमें से सरोजिनी नायडू ही एक ऐसे वुमेन थे जो एंटायर गैदरिंग में प्रेजेंट थी। तो जो इसका कोटा का जो मैटर था वो 1996, 97, 98 इन ईयर्स में लाया गया था। तो कभी ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के कारण और एब्सेंस ऑफ कंसेंसस के कारण पास नहीं हो पाता था। तो पिछले कुछ डेकेड्स में इसको बहुत ज़्यादा उठाया गया है कि हमें वुमेन को रिजर्वेशन देनी चाहिए, हमें वुमेन्स का मान बढ़ाना चाहिए एट्सेट्रा। तो जो डेमोक्रेटिक डिफिशिएंसी है इसकी वजह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है तो ये हमारे अंदर 108th अमेंडमेंट बिल लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो जो 2023 की लोकसभा की कॉम्पोजिशन है उसके अंदर तकरीबन 15% से भी कम वुमेन मेंबर्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी में फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन 10% से भी कम है। और जो फीमेल की रिप्रेजेंटेशन थी एमपीज की लोकसभा में वो सिर्फ 5% थी फर्स्ट लोकसभा में, जो बढ़कर 14% हो गई है 17th लोकसभा में। तो जो 2019 के जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें टोटल 716 फीमेल मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 78 वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी। और जो 2014 इलेक्शन हुए थे उसमें 62 वुमेन एमपीज थी, अब ये बढ़कर 78 हो गई हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ये बिल था इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स सचिन राम मेघवाल जी के द्वारा नए संसद भवन में। उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा में टोटल 542 मेंबर्स हैं जिसमें 78 फीमेल मेंबर्स हैं, और राज्यसभा में 224 मेंबर्स हैं जिसमें टोटल 24 फीमेल मेंबर्स हैं। तो टोटल 102 पार्लियामेंटेरियंस हैं 2023 में। तो अब हम देखते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं इस बिल के बारे में, या मतलब हम कह सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम आर्ग्यू करते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशंस देगी है वुमेन्स को। और कुछ रिसेंट स्टडीज भी हुई थी पंचायत में जो ये बताते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं सरपंच एक्सेट्रा के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वुमेन सरपंच भी बन रहे हैं। और इससे ये भी होगा कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वुमेन्स को पॉलिटिकल एरेना में, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा वुमेन्स को पार्लियामेंट में। जैसे कि हमें पता है कि जो वुमेन के इश्यूज हैं वो वुमेन अच्छी तरह समझ पाती हैं, और ये डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा मेल कैंडिडेट के साथ, बल्कि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी देगा। जैसे कि हमें पता है कि ये सिर्फ 15 साल के लिए लागू होगा, तो ये परमानेंट नहीं है। अगर ये हमें अच्छा लगता है तो हम इसको आगे और भी अपना सकते हैं, नहीं तो हम इसको 15 साल के बाद खत्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो जैसे कि ये कहा जा रहा है कि मेरिट बेसिस पे नहीं होगा, इसकी वजह से अनइक्वल स्टेटस भी मिल सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो सकता है इंडियन पार्टी डेमोक्रेसी के कारण। जैसे कि कुछ भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हें सीट्स चाहिए तो तुम्हें ये फेवर करना पड़ेगा एक्सेट्रा। जैसे कि हमें पता है कि कोई वुमेन है जो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ी हुई है, तो क्या पता उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उस वुमेन को पसंद करते हो ना करते हो, तो जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है कि सिर्फ तुम्हें वुमेन कैंडिडेट्स को ही वोट करना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 5-10 साल लंबे होते हैं, तो जो वुमेन है जो एमपी होगा वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा सिर्फ मैं 5 साल के लिए तो आया हूँ, वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाएगा। और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन है जो उसको भी अंडरमाइन कर देगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो जॉइंट कमेटी आई थी कॉन्स्टिट्यूशन की 81st अमेंडमेंट बिल 1996 के द्वारा, उसने ये कहा था कि जो रिकमेंडेशन दी थी उसने कि जो रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड क्लासेस को भी देनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें ओबीसी क्लास को इंक्लूड नहीं किया है। और जो ये
पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये भी कर सकती हैं, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनको उधर से ही सीट देना है जहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड ही हो। तो जैसा कि कोई हमें पता है कि कोई एमपी है, वो पिछले 15-20 साल से एमपी बन रहा है और उसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी की है, तो अगर उधर से सरकार उसको वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दे तो जो उधर का स्ट्रॉन्ग मेल कैंडिडेट था उसका जितना भी काम करा होता उस पर सारा पानी फिर जाएगा, और जो वुमेन कैंडिडेट है वो आगे उसके लिए प्रोग्रेस करे ना करे तो हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो इसके बिल में ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जैसे कोई क्वालिफाइड पर्सन है जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए भी, और उसमें वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई, तो मेल कैंडिडेट का जो मोर क्वालिफाइड है देन वुमेन, तो उसको भी है वो मौका नहीं मिल पाएगा। और जो इसमें की वजह से ये भी हो सकता है कि डिसरिगार्ड हो जाए ओपिनियन ऑफ वोटर्स का। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं ऑपोजिशन की इसके बारे में। तो जैसे ये हमें ये पता है कि जो सरकार है, सरकार ने ये कहा है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा बिल का वो एक आफ्टर सेंसस और इवेंचुअल डिलिमिटेशन के बाद होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था वो था 2011 में, और जो नेक्स्ट सेंसस होना था वो होना था 2021 में, बट कोविड पैंडेमिक के कारण इसको हम कर नहीं पाए हैं। तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी ये पूछ रही हैं कि आप ये 2029, 34 या 39 का इसको इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल 82 है इसने डिलिमिटेशन को पार कर दिया था 2026 तक। इसका मतलब ये है कि जो भी लोकसभा की सीट्स होंगी वो सिर्फ 2026 तक सेम रहेंगी, उसके बाद ही चेंज हो सकती है, और उसके बाद ही जो कोई सेंसस आएगा उसी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो 2031 में होगा, और हमें पता है कि सेंसस को कन्वर्ट करने में या कैलकुलेट करने में कम से कम भी 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो 2037 तक रिपोर्ट आएगी, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में 2039 तक का टाइम लग ही जाए। तो जो यूएन का वुमेन डाटा है उन्होंने यह बताया है कि 1995 में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन लोअर हाउस पार्लियामेंट में पूरे वर्ल्ड में 11% थी, जो कि अब बढ़कर 26% हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो वुमेन की परसेंटेज है वो है 6 नेशंस में, रवांडा में 61%, क्यूबा में 53, निकारागुआ में 52, मैक्सिको में 50, न्यूजीलैंड में 50 और यूएई में 50। तो 23 कंट्रीज हैं उन्होंने 40 या 40 से पार कर लिया है परसेंटेज को, जैसे कि इसके अंदर 13 कंट्रीज यूरोप की आ जाती हैं, 6 अफ्रीका की, 3 लैटिन अमेरिका की और कैरिबियन, और 1 इन एशिया टाइमर लेसर। और जैसा कि हमें पता है कि जो ताइवान है वो यूएन डाटा में नहीं आता है, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं गिन पा रहे। अगर हम इसको गिनते तो सेकंड लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का लेजिस्लेचर में इन एशिया आफ्टर द यूएई। सो देखते हैं कि सरकार इसको कब लागू करती है। सो होप फॉर द बेस्ट।